हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सी टेट इम्पॉर्टेंट मैथ से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो बहुत ही पूछे जाते हैं 15 नंबर के मैथ सेक्शन में। तो यही देखते हैं, इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को लेकर बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे इन पेडागोजी के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो पहला ऑप्शन है, अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें संबोधित करना, या एक जैसे उपागम द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, या अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्वान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। तो देखते हैं, केवल किसी भी क्वेश्चन केवल इसी निगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, एक जैसे उपागम, क्या सभी बच्चों को एक जैसे उपागम द्वारा पढ़ाएं, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। अल्प प्रदर्शन, ये भी निगेटिव पॉइंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव पॉइंट है, क्वेश्चन कहा भी है। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्वान क्षमताओं को विकसित करने की प्रोत्साहित करना, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे एच और जेड इत्यादि दिखती है। तो निम्नलिखित में से किन अवधारणा या अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है। क्या रेखाखंड है, क्या तिरछेदी रेखा है, क्या समांतर रेखा है, क्या समकोण है। तो समकोण तो कहीं से नहीं दिख रहे, तो ये आंसर नहीं है। क्या समांतर रेखा, यहाँ एक समांतर रेखा की तरह है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तीसरा है तिरछेदी रेखा, यहाँ ये तिरछेदी रेखा भी है जेड, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब हम बीच से करते हैं तो तिरछेदी की तरह वर्क करती है। क्या रेखाखंड है, नहीं। तो बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं, आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी नहीं वाला आंसर हमें निकालना है। ए कह रहा है ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए मूल्य संवर्धन, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है मूल्य संवर्धन, तो ये तो सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने, स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला देखना आंसर है। इनमें से कुछ वृत्त रूप में विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की विभिन्न अंतःक्रिया को बढ़ाती है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका आंसर नहीं होगा। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनाती है, यही नहीं होगा इसका आंसर, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे टीम या दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। ये वृत्त अब अमापपालिक कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है, यह आकलन के कार्य को सरल बनाता है, ये विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने सहायक है, ये विविध सुविधता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, तो सही वाला आंसर होगा इसका ई डी। ये विविध शब्द पॉजिटिव है, विविध सुविधता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर व्यापक और मूल्यांकन यानी CCE कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निम्नलिखित में कौन सा सही है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम की प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, या निरंतर व्यापक मूल्यांकन में केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच, परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है क्या। निरंतर व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, तो ये सारे निगेटिव पॉइंट, तो ये आंसर नहीं होंगे जिन जिन पे कट लग रहा है, तो इसका पहला हो जाएगा। निरंतर व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, बाकी केवल शिक्षण कम और कुछ कार्य गृह देना, ये सब गलत पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता विशेषता है। तो वो देखने जो दो आंसर इसके पॉजिटिव होंगे। ये अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है, हाँ विश्लेषण पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक हैं और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा है, एक विशिष्ट अवधारणा सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया सकता है, इससे इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया सकता क्योंकि बहुत समय के लिए व्यय करते हैं, तो ये निगेटिव पॉइंट है, तो ये आंसर नहीं हुआ, नहीं किया सकता, ये भी निगेटिव पॉइंट, तो ए और बी जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, क्या सही नहीं है। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी क्रम में सीखते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में मूर्त रूप से होती हैं, तो निगेटिव बैलेंस निकालना नहीं वाला में। तो स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है, यही गलत है। जरूरी नहीं कि छोटे स्तर पर हमें विद्यार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। बाकी गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त बच्चे उसी क्रम में सीखते हैं, ये सब सही है। ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए। या एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल कुछ उदाहरण होने चाहिए। तो केवल शब्द आगे, यही निगेटिव वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक में उदाहरण होने चाहिए दैनिक जीवन से संबंधित, सही बात है। गणित की पाठ्य पुस्तक मोटी और भारी नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के लिए प्रश्नावली देनी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में लिखने में कौन सा कथन उपयुक्त है। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो ये दिखाने समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ये अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह हमेशा गणित में मददगार होता है। ये गणित की शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी है क्योंकि इनका मूल्यांकन कठिन होगा। तो कौन सा उपयुक्त कथन ये बताने हमें इसमें। तो पहला तो कथन उपयुक्त है, पहला वाला। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो ये दिखाने को समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है, ये भी सत्य है। दूसरा नहीं है, जो हमेशा गणित में मददगार होते हैं, ये नहीं हो सकता तर्क वितर्क। ये गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी हिस्सा हो सकता है, ये भी सही है। प्रारंभिक कक्षा विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी, ये गलत बात है। तो ए और सी हमारा आंसर, जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी पहला सही है। तो ये हमारे थे पेडागोजी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड और भी वीडियो आएंगे, आप लोग देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।